नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। अपन रचना विज्ञान और क्रिया विज्ञान की इस कड़ी के अंदर एक वीडियो और लेकर के आए हैं और लास्ट वीडियो तक अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम तक की बात पूरी कर ली थी और मैं प्रयास करूंगा कि शॉर्ट एंड स्वीट आपको आज इस वीडियो के अंदर पूरा जो है कोर्स या चैप्टर करवा दूं। तो अपन बात करते हैं, समय खराब नहीं करेंगे, अपन बात करते हैं आज पाचन तंत्र के बारे में और रेस्पिरेटरी तंत्र के बाद में अब जो टॉपिक आए हैं उनका इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है भाई, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सवाल क्या आता है क्या नहीं आता है उसकी बात कर लेते हैं। पहली बात तो पाचन तंत्र होता क्या है। पाचन तंत्र का एक ही काम है, क्या करना भाई, भोजन को पचाना, भोजन को पचाना। यानी भोजन अपन करते हैं और भोजन के जो बड़े कण होते हैं, भोजन के जो बड़े कण होते हैं उन बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ना, छोटे कणों में तोड़ना और भोजन में आए हुए पोषक पदार्थों का शरीर में ऊर्जा के रूप में उपयोग करना, यही पाचन तंत्र का मुख्य उद्देश्य होता है। और तंत्र है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे अंग ऑर्गन भी काम कर रहे हैं। तो ऑर्गन कौन कौन से उसकी बात अपन यहां पर कर लेते हैं। पाचन तंत्र के अंदर जो भोजन का पाचन है वो आपके स्टार्ट होता है मुख से। कहां से होता है भाई, मुख से जो है भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। नंबर 2 पे आती है भोजन नली, भोजन नली आती है। नंबर 3 आमाशय। नंबर 4 छोटी आंत, छोटी आंत। और नंबर 5 बड़ी आंत, बड़ी आंत। ये भोजन के पाचन में जो मुख्य ऑर्गन है, मुख्य अंग है, उनकी बात कर ली। भोजन का पाचन मुंह से स्टार्ट होता है, मुंह के बाद में आती है आपकी इसोफेगस या भोजन नली कहते हैं उसे, फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप आपकी एंटर करती है आपके आमाशय यानी आपके स्टोमक में एंटर करती है। आमाशय से भोजन जाता है आपके छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और उसके बाद लास्ट भोजन जाएगा आपके बड़ी आंत के अंदर। ये भोजन के पाचन के अंदर क्या है भाई, मुख्य ऑर्गन हो गए। अब अगर मैं बात करूं भोजन के पाचन के अंदर सहायक अंग कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 सहायक अंग है आपका लीवर। क्या बोले उसे, यकृत बोल देंगे क्या। उसके बाद अगर बात करूं तो अग्नाशय, इसे क्या बोल देंगे अपन, पैनक्रियाज बोल देंगे। लीवर और पैनक्रियाज जो है वो भोजन के पाचन में आपके क्या है, हेल्पिंग ऑर्गन है, सहायक अंग है। चलिए अब बात करता हूं मैं सिस्टमैटिक पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है, यांत्रिक रूप से और एंजाइमों के उपयोग से भोजन को तोड़ना। क्या करना भाई, तोड़ना है, ताकि इनका उपयोग शरीर द्वारा ऊर्जा और कोशिका वृद्धि और उपचार के लिए किया जा सके। ये क्या है भाई, पाचन तंत्र का आपके मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद पाचक अंग की बात कर लेता हूं। मुख आ गई, ग्रसनी या अपन इसे बोल सकते हैं फेरिंग्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फेरिंग्स बोल सकते हैं। अपन ने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़ा था तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन ने फेरिंग्स की बात की ना, तो फेरिंग्स जो है वो कॉमन ऑर्गन है भाई, श्वसन तंत्र का और पाचन तंत्र का। उसके बाद ग्रास नली या अपन बोल सकते हैं भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। उसके बाद रेक्टम और एनस का भी इसके अंदर जिक्र किया गया है, इसको बोले आप एक बार के लिए भूल जाना। ठीक बात है क्या। अब सहायक अंग कौन कौन से हैं, इसने लार ग्रंथियों को भी क्या ले लिया है, शामिल कर लिया है। स्लाइवरी ग्लैंड जो स्लाइवा का क्या करती है, सिक्रेशन करती है, स्लाइवा यानी लार का स्राव करती है, ये भी भोजन के पाचन में क्या है भाई, बहुत सहायता करते हैं। अब उसके बाद अग्नाशय की बात कर ली और उसके बाद यकृत की बात कर ली।
आइए बात करते हैं। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, अभी आपको याद नहीं रखनी है भाई। अग्नाशय जो है वो क्या करता है, अग्नाशयी रस का स्राव करता है, पैनक्रियाटिक जूस का स्राव करता है, ठीक है। और इस अग्नाशयी रस के अंदर आपके 3 एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये बात याद रखनी है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन मैं लिख देता हूं यहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है एमाइलेज, दूसरा है लाइपेज और तीसरा है भाई ट्रिप्सिन। तीसरा है ट्रिप्सिन। एमाइलेज जो है वो भोजन में आए हुए कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। लाइपेज जो है वो वसा या लिपिड का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो है वो आपके प्रोटीन का पाचन करता है। तीनों बात क्लियर है क्या? सवाल पूछते हैं इसी प्रकार का कि बताइए एमाइलेज जो है वो किस पर वर्क करता है, वो करता है आपके कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वर्क करता है। लाइपेज जो है वो वसा के ऊपर वर्क करेगा, और ट्रिप्सिन जो है वो आपके प्रोटीन के ऊपर क्या करेगा, वर्क करेगा। यानी इन तीनों के पाचन में सहायता करते हैं। उसके बाद बात करते हैं किसकी, लीवर। लीवर से एक जूस निकलता है, इसे बोलते हैं बाइल जूस या पित्त रस कहते हैं। नाम सुना सबने भाई? पित्त रस क्या करता है, लीवर से निकलता है और पित्ताशय में स्टोर रहता है। कहाँ रहता है भाई, पित्ताशय या गाल ब्लैडर में स्टोर रहता है, और गाल ब्लैडर से एक नली के द्वारा ये जो है आपके भोजन के अंदर मिलता है, जो भोजन में उपस्थित वसा के पाचन में सहायता करता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि पित्त रस कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है। किसके पाचन में सहायता करता है, वसा के पाचन में सहायता करता है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अगली बात करते हैं, मैं यहां आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, ये वाला। ये वाला देखिए, यहां पर बात कर रखी है माउथ की। माउथ की बात कर रखी है, मुंह से भोजन जो लिया है वो कहां आएगा भाई, आपके भोजन नली में आएगा क्या? ये आ गया, ये भोजन नली है। भोजन नली से जो आपका भोजन है वो कहां आएगा, वो इस वाले पार्ट में आएगा, इस वाले पार्ट में आएगा। ठीक बात है। ये पार्ट कौन सा है आपका, ये आपका स्टोमक है, आमाशय है। कौन सा बात है भाई, आमाशय। आमाशय से भोजन जो है वो इस सर्पिलाकार दिख रही है आपको, ये वाली इस संरचना में जाएगा, इसे बोलते हैं अपन छोटी आंत। क्यों ना मैं ये चित्र बना दूं साइड में कच्चा, चलो इसको बना लेते हैं, इतनी माथाफोड़ी नहीं करेंगे अपन। चलिए आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। इधर बात करते हैं, ये भाई मुंह से भोजन लेने के बाद भोजन कहाँ आ रहा है, आपकी भोजन नली में आ रहा है क्या? क्या आ गई भोजन नली, भोजन नली। ठीक, भोजन नली जो है भाई वो आपके ये किसमें आ गई, आपके आमाशय में आ गई। आ गई क्या? चलिए, ये आमाशय जो है भाई वो आगे चल करके एक यूं बना देता हूं मैं ये से, ठीक है।
ये संरचना कहलाती है छोटी आंत। क्या कहलाएगी? छोटी आंत। छोटी आंत जो है वो भाई मिलती है यहाँ पर बड़ी आंत से। किससे मिलती है? बड़ी आंत से मिलती है। ये बड़ी आंत है, ये लो भाई, ये कौन सी आंत हो गई भाई? ये हो गई बड़ी आंत। हो गई क्या? चलिए, ये मुख्य मुख्य ऑर्गन हो गए। सबसे पहले भोजन कहाँ आया? मुंह में आया, मुख में आया। मुंह के अंदर आपके दांत है, 32 दांत है। दांतों ने क्या किया? भोजन को चीरा, फाड़ा, चबाया। और मुंह के अंदर ही भोजन में क्या मिल गई? सब जानते हैं, लार मिल गई। मिल गई क्या भाई? लार। और इस लार का भाई मोस्ट ऑफ पार्ट 99% भाग पानी है, कुछ नहीं है। और इस लार के अंदर एक एंजाइम मिलता है भोजन में। क्या मिलता है? कि एक मिलता है एंजाइम, इसका नाम है स्लाइवरी एमाइलेज। क्या नाम है? स्लाइवरी एमाइलेज। स्लाइवरी एमाइलेज नाम है। लिखा नहीं क्या? अच्छा, पेन ये चल गया। स्लाइवरी एमाइलेज, इसे ही कहते हैं ट्रिप्सिन, सॉरी टाइलिन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? इसे टाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टाइलिन कहते हैं। अच्छा, ये टाइलिन या स्लाइवरी एमाइलेज क्या करता है? ये भोजन में आए हुए कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसका करता है भाई? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च। कौन सा? स्टार्च का पाचन करता है। किसका करता है भाई? स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च एक क्या है भाई? एक कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है बात? अच्छा, उसके बाद ये लार जो है वो भोजन में मिक्स हो गई, और लार युक्त भोजन किस में आ गया? भोजन नली में आ गया। ये सवाल इंपॉर्टेंट है भैया कि लार में कौन सा एंजाइम होता है? स्लाइवरी एमाइलेज होता है। इसे आप क्या बोलते हैं? टाइलिन भी कह देते हैं। और ये टाइलिन जो है वो किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट पाचन करता है। कुल मिलाकर के सवाल बना ये कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है आपके मुख से। सबसे पहले पाचन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। उसके बाद भोजन नली की जो क्रमांकुंचन गति हुई है, उससे भोजन कहाँ आ गया? आपके आमाशय में आ गया। कहाँ आ गया? आमाशय में आ गया। आमाशय के अंदर आपके जठर रस क्या निकलता है भाई? जठर रस का स्राव होता है जो भोजन को पचाने में सहायक है। इस जठर रस के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इसमें से आपके एक एसिड निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ता है। भोजन में आए कुछ अपशिष्ट पदार्थ, कीटाणुओं को नष्ट करता है। कौन करता है? HCl। इसी आमाशय जो ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जठर ग्रंथियां हैं, इनसे 3 एंजाइम निकलते हैं भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किससे निकलते हैं? इस आमाशय से निकलते हैं। 3 एंजाइम निकलते हैं। इनका नाम है पहला पेप्सिनोजन। क्या नाम है? पेप्सिनोजन। दूसरा रेनिन, और तीसरा गैस्ट्रिक लाइपेज। दिख रहा होगा सबको? बिल्कुल दिख रहा है। आमाशय से ही 3 एंजाइम निकलते हैं भाई। आमाशय की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है अंदर की, सबसे इनर लेयर है, उस म्यूकस से 3 एंजाइम निकलते हैं। क्या नाम है? पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज। मैं इसे पेप्सिन लिखता हूं, कई बार बच्चों को याद रहे इसलिए लिख देता हूं, पेप्सिन लिख देता हूं। पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज। अगर आपको ये याद रखने में तकलीफ होती है तो मेरी ट्रिक बनाई हुई है, RLP, रेनिन, लाइपेज और पेप्सिनोजन। RLP नाम से क्या बना दी मैंने? ट्रिक बना दी भाई इसकी,
याद रखना, रेनिन, लाइपेज और पेप्सिनोजेन क्या काम करते हैं? सबसे पहले पेप्सिनोजेन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका करता है भाई? किसका करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन जो है वो भी प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन कौन सा? ये दूध के अंदर होता है प्रोटीन कैसीन। उस कैसीन को कैसिनोजन में बदलता है। कौन सा प्रोटीन? रेनिन। कौन सा भाई? रेनिन प्रोटीन जो रेनिन जो एंजाइम है वो दूध के प्रोटीन का पाचन करता है। यानी बच्चों के अंदर जो है वो रेनिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो दूध का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। भाई स्तनपान करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, और बच्चा 1, 2, 3, 4 साल तक क्या करता है? अधिकतर दूध का सेवन करता है। बड़े होते होते इस एंजाइम की जो मात्रा है वो कम स्रावित होना शुरू हो जाती है। लाइपेज कहीं पर भी दिखे आपको तो क्या करोगे? लाइपेज माने वसा, लिपिड। लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है। पेप्सिनोजन ने किया प्रोटीन का, रेनिन ने भी किसका किया? दूध के प्रोटीन का किया, और लाइपेज ने किया है वसा का पाचन। तीनों ही एंजाइम जो है वो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। कहाँ पे करते हैं भाई? आमाशय के अंदर ही क्रिया चल रही है अभी, क्योंकि आमाशय के अंदर कम से कम 3 से 4 घंटे तक भोजन पड़ा रहेगा। 3 से 4 घंटे कहाँ रहेगा? आमाशय के अंदर रहेगा। भोजन की लुगदी बन गई, और आमाशय के अंदर भोजन की इस लुगदी को बोलते हैं काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग तो CHYME लिखते हैं, लेकिन इसे क्या बोल देते हैं हिंदी में? काइम बोल देते हैं। अंग्रेजी वाले अपने हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन सेट कर लेना। क्या लिखते हैं भाई? CHYME। ठीक बात है। किसे कहाँ बोलते हैं? या आमाशय के अंदर इस भोजन को क्या बोलते हैं? काइम बोल देते हैं। तो यहाँ एक सवाल बनता है कि आमाशय में भोजन की लुगदी को काइम बोल दिया, आमाशय में ही क्या निकलता है? जठर रस निकलता है भोजन के पाचन के लिए। इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन के बड़े अणुओं को तोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली 3 एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिनोजेन, रेनिन और लाइपेज, जो प्रोटीन, दूध के प्रोटीन और वसा का पाचन करता है। RLP से इसकी आप ट्रिक याद रख सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए एक बात बताना भूल गया। मुंह के अंदर अपन ने जो भोजन पचाया था, मुंह के अंदर भोजन को अपन ने तोड़ा, चबाया, चीर फाड़ किया, उसका उसमें लार मिली और कार्बोहाइड्रेट का उसमें पाचन हुआ। किसका? स्टार्च का। तो मुंह के अंदर उस अर्धपचित भोजन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बोलस। क्या बोलेंगे भाई? उसे आप बोलेंगे बोलस। क्या बोल देते हैं? बोलस कह देते हैं। ये भी एक सवाल बनता है कि मुंह में अर्धपचित भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। इसकी आगे मैं बात नहीं करूंगा, फटाफट से अपने को ये बात पूरी करनी है। उसके बाद पचा हुआ भोजन कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा भाई? छोटी आंत में जाएगा। जो भोजन लिक्विड फॉर्म में आ गया है वो कहाँ जाएगा? अब छोटी आंत में जा रहा है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तीनों भाग आपको शायद याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना लेवल का आगे बात नहीं करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। फिर भी मैं बात कर लेता हूं छोटी आंत का। यहां कर लेता हूं बात। छोटी आंत का जो पहला भाग है उसे बोलते हैं ड्योडिनम। क्या बोलते हैं? ड्योडिनम बोलते हैं। छोटी आंत का जो बीच वाला भाग है उसे बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलेंगे? जेजुनम बोलेंगे। और छोटी आंत का जो लास्ट भाग है उसे बोलते हैं इलियम। क्या कहेंगे? इलियम कहेंगे भाई। अर्धपचित भोजन छोटी आंत के ड्योडिनम में प्रवेश करता है, जो इसका पहला भाग है यहां प्रवेश करेगा। और इसी ड्योडिनम वाले भाग में इधर से लीवर एक नली के द्वारा पित्तरस लेकर के आ रहा है। क्या लेकर के आ रहा है? पित्तरस की बात करी थी ना मैंने। पित्तरस जो लीवर द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय के अंदर स्टोर रहता है, और पित्ताशय से एक नली आती है, डक्ट आती है, जो पित्तरस को छोटी आंत के कौन से भाग में लेके आती है? ड्योडिनम वाले पार्ट में लेकर के आती है। अच्छा, इस आमाशय के बैक साइड में है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। और उसी अग्नाशय से मैं यहाँ पर, अगर ये किसी ने उतार लिया हो तो मैं साफ कर देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना भाई, इतना टाइम नहीं है।
चलिए, अच्छा, इसी डोडिनम वाले भाग के अंदर अग्नाशय से 3 एंजाइम आ रहे थे, लिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले। कौन सा? एमाइलेज, नंबर 2 ट्रिप्सिन, और नंबर 3 लाइपेज। पढ़ी अपन ने बात, ये तीनों ही एंजाइम भोजन में आए पोषक पदार्थों का पाचन करते हैं। कौन कौन से पदार्थ है? एमाइलेज जो है वो भोजन में आए कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। और मैंने कहा लाइपेज कहीं पर दिखे तो क्या करना है? वसा करनी है, वसा का पाचन करता है। कहाँ मिल रहे हैं ये मिल रहे हैं छोटी आंत के ड्योडिनम वाले भाग, यानी पहले भाग के अंदर। आमाशय से अर्धपचित भोजन जो है वो छोटी आंत के ड्योडिनम में आया, यहीं पर पित्तरस आया एक नली के द्वारा, और यहीं पर नली के द्वारा 3 एंजाइम आए जो अग्नाशय से आए थे, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछते हैं कि कौन सा एंजाइम जो है वो किस पर काम करता है, किसका पाचन करता है। यहां पर भोजन का पाचन और हुआ डोडिनम के अंदर, उसके बाद भोजन आगे जेजुनम और इलियम से होते हुए कहां पहुंचता है? बड़ी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत का जो बीच वाला भाग है, जेजुनम वाला भाग है, यहां पर जो पोषक पदार्थ है उन पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है। उनका ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के लिए क्या कर लेती है? जो छोटी आंत की दीवारें हैं वो उनका अवशोषण कर लेती है, और बचा कुचा जो मामला मैटर है वो कहाँ चला जाएगा? वो बड़ी आंत में चला जाएगा। और बड़ी आंत में भोजन जाने के बाद में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है। भोजन का अंतिम पाचन कहाँ पर हो जाता है भाई? छोटी आंत में हो जाता है। बड़ी आंत का काम है सिर्फ और सिर्फ अवशोषण करना। सवाल बनते हैं, भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? मुख से होता है। भोजन का पाचन खत्म कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत का काम है सिर्फ और सिर्फ अवशोषण करना। किसका? पानी का, विटामिन्स का, खनिज लवणों का और ग्लूकोज का। ठीक है, विटामिन्स और खनिज लवण जो कुछ बच गए थे, छोटी आंत में अवशोषित नहीं हुए थे, उनका कौन करती है अवशोषण? बड़ी आंत करती है। तो बड़ी आंत में सारा कुछ अवशोषण होने के बाद में क्या बच गया? वेस्ट मटेरियल बच गया। यानी क्या बच गया? अब अपशिष्ट पदार्थ बच गए जो छोटी आंत के कोलन वाले भाग से होते 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 आपके रेक्टम और फिर आपके एनस, मलाशय और गुदा मार्ग से क्या निकल जाएंगे? शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे उत्सर्जन के द्वारा। ठीक बात है क्या? तो ये था भाई पाचन तंत्र का सिस्टम। अपन ने सारा बना के देख लिया। अब फटाफट से अपन क्या कर लेते हैं? पीडीएफ को देख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। किसी को बनाना हो तो वो मेरे हिसाब से वीडियो को पॉज करके बना लेना। पाचन तंत्र अपन ने बना करके पूरा कर लिया है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बात अपने को करनी पड़ेगी पीछे वाले पेज से भाई। चलिए, किसकी बात आ गई है? पित्ताशय की बात आ गई है। मेरे हिसाब से पिछला पेज की बात भी अपन ने नहीं करी क्या भाई? कर ली, यहां तक तो बात कर ली। लार ग्रंथियां आ गई भाई, ये लो और बात कर लेता हूं। किसकी बात कर ली थी? लार ग्रंथियों की बात कर ली। और अपन ने कहा लार ग्रंथियों से लार निकलती है, और लार के अंदर एक एंजाइम होता है टाइलिन नामक एंजाइम। इसकी अपन बात आगे कर लेंगे। अग्नाशय से मैंने कहा था 3 एंजाइम निकलते हैं ना भाई, एमाइलेज, लाइपेज और कहां चला गया? ये रहा ट्रिप्सिन।
एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज वसा, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। यकृत से क्या आ रहा है? बाइल जूस आ रहा है, पित्तरस आ रहा है, जो भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। बात कर ली अपन ने, नेक्स्ट बात करते हैं। आइए नंबर 4, पित्ताशय। पित्तरस जो लीवर से स्रावित होता है वो स्टोर कहाँ होता है? वो गाल ब्लैडर या पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्तरस का संग्रहण हो गया, और बाइल डक्ट यानी एक नली के द्वारा ये छोटी आंत के कौन से भाग में? ड्यूडिनम वाले पार्ट में प्रवेश करता है। लाइपेज को क्या करता है भाई? ये क्रियाशील। लाइपेज मने वसा का एंजाइम, बात की ना अपन ने, लाइपेज जो वसा का पाचन कर रहा था, उस एंजाइम को क्या करता है? क्रियाशील बनाता है, और इसका विशेष कोई काम नहीं है। अब आते हैं अपन मुख्य ऑर्गन के ऊपर। पहला कौन सा? मुख। भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मुख से स्टार्ट हो रहा है। मुख के आने के बाद दांत क्या करते हैं? उसको चबाते हैं। उसके बाद मुख में उपस्थित 3 जोड़ी लार ग्रंथियां किसका स्राव करती है? स्लाइवा यानी लार का स्राव करती है, और इसमें क्या होती है भाई? स्लाइवरी एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम होता है। और भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किसका? स्टार्च का पाचन करता है। ये सारी बात मैं कर चुका हूं ऊपर, ये आपको नोट डाउन करनी है। कुछ बातें याद रखनी है कि लार में क्या होती है? स्लाइवरी एमाइलेज पाचन करेगी कार्बोहाइड्रेट का। भोजन का पाचन स्टार्ट होता है मुख से। नेक्स्ट बात करता हूं। आइए अब आता है भाई कौन? मुख के बाद आमाशय। आमाशय अंग्रेजी वर्णमाला के जे आकार का होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। किस आकार का है भाई? ये आपके जे आकार का है। किस आकार का है? जे आकार का होता है। ये शरीर में किस ओर होता है भाई? बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ होता है? बाईं और लेफ्ट साइड में स्थित होता है। आमाशय की अंदरूनी परत म्यूकोसा द्वारा जठर रस, किसका? जठर रस का क्या होता है भाई? स्राव। इसमें भोजन के पाचन के लिए निम्न तत्व होते हैं। एक तो किसकी बात करी मैंने? HCl की। क्या करता है HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है और भोजन को टुकड़ों में तोड़ता है। उसके बाद पेप्सिनोजेन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज की बात कर चुका हूं क्या? दोबारा से बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट बात करता हूं। चलिए आमाशय में भोजन को क्या बोलते हैं? अरे यहां आई लिख दिया, वाई भी लिखते हैं ना भाई। काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं भाई? CHYME भी बोल देते हैं, काइम कह देते हैं। छोटी आंत की बात कर लेता हूं। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है भाई? 22 फीट यानी लगभग 6 से 7 मीटर होती है। और बड़ी आंत की लंबाई जो होती है वो 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है भाई? बड़ी आंत की लंबाई जो है वो 1.5 मीटर होती है। तो बोला फिर सर इसको छोटी, इसको बड़ी क्यों कह दिया? छोटी इन द सेंस है कि ये पतली होती है, इसकी मोटाई होती है ना वो कम होती है, इसलिए बोल दी छोटी आंत। इसकी जो मोटाई होती है, इसका व्यास जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए बोल दिया इसको बड़ी आंत कह दिया। चलिए छोटी आंत के 3 भाग ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम बात कर चुका हूं। आमाशय से अर्धपचित भोजन कहाँ आता है? ड्यूडेनम में आता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस नली के माध्यम से कहाँ आता है भाई? ड्यूडेनम में प्रवेश करता है। अग्नाशय द्वारा स्रावित 3 एंजाइम कौन कौन से कहाँ प्रवेश करते हैं? ड्यूडेनम के अंदर प्रवेश करते हैं। एंजाइम कौन कौन से थे भाई? एमाइलेज, ट्रिप्सिन और कहाँ चला गया? लाइपेज। और कहाँ चला गया? पेनक्रियाटिक लाइपेज। 3 एंजाइम हो गए क्या? तीनों ही कहाँ मिल रहे हैं? ड्यूडेनम के अंदर मिल रहे हैं। पित्त रस भी कहाँ आ रहा है? ड्यूडेनम के अंदर ही मिल रहा है। अच्छा, एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन, और लाइपेज करता है वसा का पाचन करता है। ये बात मैं पहले कर चुका हूं ना, दोबारा से नहीं करूंगा। भोजन का पूर्णतः पाचन, लिखिए बात, पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है भाई। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत का जो गांठीनुमा आकृति होती है बीच वाली, उसे बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं, विली कहते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात आती है किसकी, बड़ी आंत की बात आ गई भाई। और बड़ी आंत क्या करती है, नमक, पानी, ग्लूकोज, खनिज एवं विटामिनों का अवशोषण करती है। ये इंपॉर्टेंट है। बड़ी आंत क्या करती है, ओनली और क्या करती है भाई, अवशोषण ही करती है, ये पाचन नहीं करती है। क्लियर है बात यहां तक? चलूं आगे, चलिए आ जाइए। अब बात आती है किसकी, मेटाबॉलिज्म की। किसकी बात आ रही है भाई, बात आ रही है मेटाबॉलिज्म की, चयापचय की। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, भोजन में आए हुए जो पोषक पदार्थ हैं, उन पोषक पदार्थों का शरीर में ऊर्जा के रूप में उपयोग करना और जरूरत पड़ने पर उनका ऊर्जा के रूप में खर्च करना कहलाता है मेटाबॉलिज्म या चयापचय। बात क्लियर है क्या? अपन ने भोजन किया, भोजन का पाचन हुआ, और भोजन के पाचन के बाद जितने भी पोषक पदार्थ थे उनका शरीर में क्या हो गया, संग्रहण हो गया। संग्रहण किस रूप में, ऊर्जा के रूप में तो हुआ है। कहाँ हुआ है, कोशिका के अंदर हुआ है। भोजन में जो पाचन हुआ है, पाचन के बाद उनका हुआ अवशोषण, और अवशोषण के बाद उनको रक्त में मिला दिया गया। रक्त के द्वारा वो पोषक पदार्थ शरीर की प्रत्येक कोशिका के अंदर पहुंच गए और वहां पर उनका ऊर्जा के रूप में क्या हो गया, संग्रहण हो गया। और जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर, कार्य करने पर उनका ऊर्जा के रूप में वापस क्या हो जाना, उपयोग हो जाना। ये प्रोसेस कहलाती है मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म। इसके दो पार्ट होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जो अपने को यहां पर नहीं पढ़नी है। अब करते हैं बात अंतःस्रावी ग्रंथियों की। अच्छा, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा। ग्रंथियां जो होती है वो टिश्यू होते हैं भाई। क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, उत्तक होते हैं, उत्तक की ग्रंथियां होती है, उत्तकों से ही ग्रंथियां बनती है। और ग्रंथियां क्या करती है, विशेष पदार्थ का स्राव करती है। क्या करती है, शरीर के अंदर विशेष पदार्थ का स्राव करती है। क्या करती है भाई, विशेष पदार्थ का स्राव करती है। और विशेष पदार्थ जो होता है वो शरीर में वृद्धि, विकास के लिए क्या होता है, बहुत बड़ा उसका रोल होता है, उत्तरदायी होता है। ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिस्रावी ग्रंथियां, दोनों में क्या डिफरेंस है? अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, वो पदार्थ का स्राव डायरेक्ट कहाँ करती है, ब्लड में करती है। कहाँ करेगी, डायरेक्ट रक्त के अंदर करती है। ठीक है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्रावी ग्रंथियां जो है, वो पदार्थ का स्राव सीधे ब्लड में नहीं करती है, वो एक डक्ट, नली के माध्यम से जो है वो पदार्थ का स्राव करती है। अपने को कौन सी पढ़नी है, एंडोक्राइन ग्लैंड ही पढ़नी है। ठीक। अच्छा, एंडोक्राइन के अंदर अपन पहली बात करेंगे किसकी, पीनियल ग्लैंड की बात करेंगे। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका सवाल भी नहीं पूछते हैं। और ये क्या है अभी, पीयूष ग्रंथि की सहायक ग्रंथि है। कौन सी, पीनियल ग्लैंड। क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या है भाई, ये सहायक ग्रंथि है और इसका विशेष कोई रोल नहीं होता है। और इसके अंदर अगर सवाल की बात करूं मैं तो विशेष सवाल नहीं बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अगली आ गई पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रही यहीं पर। कौन सी आ गई भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। इसका सवाल बनता है, बहुत बड़ा रोल है भाई इसका। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, ये सवाल बनता है, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, इसलिए क्या हो गई, ये सबकी मास्टर हो गई। ये कहाँ जुड़ी होती है भाई, ये आपके हाइपोथैलेमस, आपके मस्तिष्क में जो होता है हाइपोथैलेमस, उससे जुड़ी हुई रहती है। कहाँ पर होती स्थिति इसकी, ये कपाल यानी खोपड़ी के आधार तल में, जो आपका बेस होता है, जो आपकी स्फेनॉइड हड्डी होती है,
वहां पर होती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। सवाल यहां से इतना बनता है, इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कहाँ जुड़ी होती है? ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट पेज की बात करता हूं। चलिए, आकार होता है इसका मटर के दाने के समान। कैसा होता है भाई? आकार इसका मटर के दाने के समान होता है। इतनी बात ध्यान रखनी है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बोलते हैं, किसको बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन। कौन सा? पिट्यूटरीन हार्मोन स्रावित करती है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को 2 भागों में बांटा गया है। यानी ये जो ग्रंथि होती है ये खुद 2 लोब में होती है। कितने लोब में होती है भाई? 2 लोब में डिवाइड रहती है। एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, अग्रभाग और पश्च भाग। हालांकि हार्मोन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। आपको अग्रभाग से एक ही हार्मोन का ध्यान रखना है, उसका नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। क्या नाम है? क्या नाम है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूछे कोई कि ग्रोथ हार्मोन किसे कहते हैं, तो क्या नाम है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। पिट्यूटरीन हार्मोन नहीं है भाई। कौन सा करोगे? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कमी से आदमी क्या रह जाएगा? बोना हो जाएगा। अगर किशोरावस्था से पहले कमी हो गई तो आदमी बोना रह जाएगा, और अधिकता हो गई तो आदमी की लंबाई बढ़ जाएगी, भीमकाय हो जाएगा। इतनी बात ध्यान रखनी है। इसके पश्च वाले भाग से भी हार्मोन निकलता है, इसे बोलते हैं ADH, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। जो क्या करता है? ये जल की मात्रा का नियंत्रण करता है। यानी कुल मिलाकर के ये किडनी के ऊपर काम करता है। ठीक, जल अवशोषण की मात्रा बढ़ाकर मूत्र की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। कौन सा हार्मोन? ADH हार्मोन। बीपीएड वालों को ये बात ध्यान नहीं रखनी है, एक ही ध्यान रखना, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद बात करते हैं कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है? थायराइड ग्लैंड से बोलते हैं आउटू ग्रंथि। क्या बोलते हैं? आउटू ग्रंथि कहते हैं। इसकी कंडीशन कहाँ होती है भाई? गले में होती है, ट्रेकिया के दोनों तरफ। गले में आपका ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया के दोनों तरफ आपकी कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। हालांकि लिखने में क्या लिखते हैं कि संख्या 2 होती है, लेकिन थायराइड ग्रंथि की संख्या भाई एक ही होती है। इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 लोब में डिवाइड रहती है। ये संख्या कितनी होती है इसकी? एक ही होती है, लेकिन इसके लोब होते हैं 2, पार्ट इसके 2 डिवाइड रहते हैं। हार्मोन करती है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या नाम से? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन करती है। और इसका एक मुख्य काम होता है, वो होता है भोजन के मेटाबॉलिज्म का कार्य। भोजन का जो मेटाबॉलिज्म की बात की अपन ने, आए पोषक पदार्थों का क्या करना? संग्रहण करना और उनका उपयोग करवाना ही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो पूछे अगर कोई सवाल यूं पूछते हैं कि ग्रंथि कहाँ है, तो भाई गले में है, ट्रेकिया के दोनों ओर। कितनी होती है? तो 2 कर देना। हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन। कार्य पूछे तो करना भोजन के मेटाबॉलिज्म। कोई हिंदी में क्या बोलते हैं? चयापचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक बात है क्या? मेटाबॉलिज्म या चयापचय का काम करती है। आकार इसका बटरफ्लाई के जैसा होता है। कैसा होता है भाई? बटरफ्लाई के जैसा आकार होता है। अगली बात करूंगा, इस ग्रंथि को कम स्राव से बच्चों में ये पूछते हैं भाई। चलो एक बार इसको बड़ा कर लेता हूं, ये लीजिए। ग्रंथि के कम स्राव से बच्चों में कौन सा रोग होता है भाई? क्रेटिनिज्म। कौन सा होता है? और इसमें होता क्या है? बच्चा मंद बुद्धि होता है या जड़ वामनता। जुड़ नहीं है भाई, क्या है ये? जड़ वामनता हो जाता है। यानी बच्चे की जो बुद्धि होती है, मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, वो सही से काम नहीं करता। बच्चा स्वयं के कार्य भी खुद से नहीं कर पाता है, उसे क्या बोलते हैं? जड़ वामनता कहते हैं।
और वयस्क यानी एडल्ट के अंदर मिक्सोडेमा नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें आदमी की जो मोटाई होती है, मतलब जो वेट होता है वो वेट बढ़ जाता है, आदमी मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्राव कम होगा थायरोक्सिन का, तो भोजन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो उसका भार जो है वो बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, अगली है पैराथायरॉइड ग्रंथि, और इसे बोल दिया पराउटू ग्रंथि। क्या काम करती है भाई, कहाँ होती है? ये भी गले में ही है। ये आपके थायराइड के पीछे की ओर होती है, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। संख्या में कितनी हो गई? 4 हो गई। हार्मोन पैराथार्मोन, क्या नाम से? पैराथार्मोन हार्मोन है इसका। आकार छोड़ो इसको, कार्य क्या करती है भाई देखना, कैल्शियम, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म का कार्य करती। अपन ने बात की कि थायरोक्सिन हार्मोन जो था वो कर रहा था भोजन का मेटाबॉलिज्म, और पैराथार्मोन हार्मोन जो है वो भाई आपके कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म करेगा, यानी कैल्शियम का ये अवशोषण का कार्य करता है। अच्छा, अगर इसकी मात्रा में कमी हो जाएगी तो क्या होगा? शरीर में कैल्शियम कम हो जाएगा, और कैल्शियम कम होने से आपकी मांसपेशियों में अकड़न या जकड़न हो जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? टीटेनी बोलते हैं। मांसपेशियों में ऐंठन का आ जाना, क्योंकि मांसपेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो मांसपेशियों में ऐंठन हो जाएगी। इसे क्या बोल दिया? टीटेनी रोग कह दिया। ओके बात है क्या? अगर कैल्शियम की अधिकता हो गई, यानी मान लो कि पैराथार्मोन जो है वो अधिक स्रावित होने लग गया, अधिकता हो गई, तो मान लो कि कैल्शियम की क्या हो गई? पैराथार्मोन की अधिकता का मतलब है कि कैल्शियम की भी क्या हो गई? अधिकता। तो आपके शरीर में पथरी बनने की समस्या होती है ना, पथरी की समस्या भी आ जाएगी किडनी के अंदर। उसके बाद बात करते हैं थाइमस ग्लैंड, नंबर 3 कौन सी है? थाइमस ग्लैंड। इसकी स्थिति कहाँ होती है भाई? छाती में होती है। कहाँ होती है? ये आपके चेस्ट वाले रीजन में, पार्ट में होती है। और जो हार्मोन निकालती है उसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। क्या नाम है? थाइमोसिन हार्मोन। ये ट्रेकिया, छोड़ो इसको, ब्रोंकस में क्या नाम है? थाइमोसिन हार्मोन है। अच्छा, बाल्यावस्था के अंदर ये जो ग्रंथि है ये अधिक एक्टिवेट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि बच्चा जो होता है बाल्यावस्था के अंदर बहुत बीमार पड़ता है। तो ये जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन का काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए उत्तरदायी होता है ये हार्मोन बच्चों के अंदर। ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वशीय उत्तक जो होते हैं, एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, वो इस ग्रंथि का स्थान घेर लेते हैं और इस ग्रंथि को इतना एक्टिवेट नहीं रहने देते हैं। तो बच्चों में क्या होती है? एक्टिवेट होती है। हार्मोन कौन सा है? थाइमोसिन, लिख देता हूं, थाइमोसिन। क्या नाम है भाई? थाइमोसिन हार्मोन है। क्लियर है क्या भाई? चलो, अपन ने 3 ग्रंथियां पढ़ ली है। पहली कौन सी पढ़ी थी? हाँ जी, पहली पढ़ी अपन ने थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। हार्मोन था कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। काम कर रहा था भोजन का मेटाबॉलिज्म, भोजन का मेटाबॉलिज्म, भोजन का मेटाबॉलिज्म। अच्छा, संख्या थी थायराइड की, अपन ने बात की थी कि 2, हालांकि संख्या एक ही है लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड हो रखी है। कहां पर थी भाई? ये गले में थी आपके। गले में कहां पर? ट्रेकिया के दोनों साइड में थी। दूसरी बात करी थी अपन ने कौन सी? पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि की बात करी थी। कहाँ होती है? ये भी आपके गले में होती है।
गले में कहाँ, ये गले में थायराइड के दोनों साइड में होती है, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। संख्या में कितनी हो गई, 4 हो गई। कार्य करती है ये करती है भी कैल्शियम Ca+2, कैल्शियम को लिखते हैं ऐसे, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म का काम, यानी कैल्शियम के चयापचय का काम करती है। कौन करती है, पैराथायराइड ग्रंथि करती है, हार्मोन निकालती है, पैराथार्मोन निकाल दिया भाई, पैराथार्मोन नाम से ये हार्मोन निकालती है। कोई दिक्कत नहीं है क्या, चले आगे। और उसके बाद नंबर 3 मैंने बात की थी, नंबर 3 बात की थी थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि की बात की थी, ये तो बात की थी अपन ने, थाइमस ग्लैंड की बात की थी। और ये होती है आपके छाती में, और मैंने बात की ये बाल्य अवस्था में अधिक एक्टिवेट रहती है, हार्मोन थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन की बात की थी मैंने, ये रहा भाई, कहां चला गया, मिट गया, ये थाइमोसिन की बात की थी। थाइमोसिन की बात की, कार्य करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इतनी ही बात याद रखना, रोधक क्षमता के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर है क्या, आगे चल लूं। अगली ग्रंथि है अपने अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि की बात कर लेता हूं। अगली ग्रंथियां पूरी अपन कर लेंगे, और कुछ हद तक मैं आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम भी करवा दूंगा। हाँ भाई, अग्नाशय के अंदर आपके लैंगरहैंस आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की सेल होती है, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं होती है, जो क्या करती है, एक हार्मोन का स्राव करती है। अपन एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं ना, तो अपन बात करेंगे किसकी भाई, इंसुलिन की ही बात करूंगा। और कुछ याद मत करो आप याद रखो कि अग्नाशय से, बाकी सब बातों को छोड़ दो, बाकी जब पढ़ना होगा अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन, कौन सा हार्मोन है भाई, कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय की लैंगरहैंस की बीटा सेल से निकलता है। ये एमपीएड वाले बात अवश्य याद रखना भाई। सेल कौन से हैं भाई, बीटा सेल है। कौन से सेल है, बीटा सेल है, बीटा सेल, बीटा कोशिकाओं से निकलती है आपके इंसुलिन। और अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन, जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। दोनों ही जो है वो शुगर लेवल क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। शुगर की मात्रा अगर बॉडी में कम हो गई तो ग्लूकागॉन उसे कंट्रोल करेगा, अगर शुगर की मात्रा बढ़ गई तो आपके इंसुलिन कंट्रोल करेगा। इंसुलिन को एंटी डायबिटिक हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन कहते हैं। नीचे लिखी बात, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसे है भाई, अपन ने पढ़ा था ना पाचन तंत्र, वह बात की अग्नाशय से 3 एंजाइम एक नली के द्वारा आ रहे हैं। कौन कौन से, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, जो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में भोजन के पाचन में सहायता कर रहे थे। तो अग्नाशय जो है वो डक्ट या नली के माध्यम से एंजाइम भी भेजती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इंसुलिन और ग्लूकागॉन का स्रावित भी करती है। क्लियर है। अगला सवाल आपको याद रखना है, एड्रिनल ग्लैंड कितनी होती है, 2, किसके ऊपर, किडनी के ऊपरी हिस्से पर होती है। और कुछ याद मत रखो, एक ही बात ध्यान रखो कि इससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है और नोर एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। आपसे पूछेंगे ये वाला इंपॉर्टेंट, ये हार्मोन
कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। किससे? एड्रिनल ग्लैंड से। ये कहाँ पर होती है ग्लैंड? ये किडनी के ऊपरी हिस्सों पर होती है। संख्या में 2 होती है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। और इस हार्मोन को, किसको? इस हार्मोन को डू और डाई हार्मोन कहते हैं। डू और डाई, करो या मरो हार्मोन, इमरजेंसी यानी आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ये एक फैक्ट है भाई, ठीक है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है, ठीक है, कुत्ता पीछे पड़ गया, कहीं लड़ाई हो, किसी से लड़ाई हो गई, धक्का मुक्की हो गई, ठीक है, तो वहां पर ये हार्मोन जो है वो डू और डाई यानी करो या मरो। कुत्ता पीछे पड़ गया, क्या करोगे? लड़ाई करोगे उससे? नहीं। क्या करोगे? भाग जाओगे। तो वहां ये हार्मोन काम करता है आपके। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, महिलाओं के अंदर होती है ओवेरी ग्लैंड, अंडाशय की बात कर लेता हूं मैं। कौन सी होती है भाई? ओवेरी ग्लैंड होती है। बात ध्यान रखना कि महिलाओं के अंदर जो होती है ओवेरी ग्लैंड, वो 2 हार्मोन करती सीक्रेट, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ग्लैंड के बारे में मैं आपका डिटेल एक क्लास बना दूंगा। ये मैं अभी आपको बहुत ही सुपरफिशियल पढ़ा रहा हूं कि कौन सी ग्लैंड कैसे काम करती है, कहां वर्क करती है, ये सारी बात मैं डिटेल में एक वीडियो लेकर के आऊंगा। महिलाओं में जो होती है ओवेरी ग्लैंड, वो 2 हार्मोन निकालती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और पुरुषों में जो जनन ग्रंथि होती है उसका नाम है वृषण। क्या नाम है? वृषण या टेस्टिस ग्रंथि। वृषण या टेस्टिस ग्लैंड, जो टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है। किसका करती है भाई? जो आपके टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। बात ओके है क्या? ये अपन ने ग्रंथियों के बारे में बात कर ली। जितने फैक्ट मैंने बताए हैं उतने फैक्ट आप याद रख लेना। अब नेक्स्ट बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र। किसकी बात करता हूं? किसकी बात करता हूं भाई? उत्सर्जन में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, जितनी बात बोल रहा हूं उतनी बात ही ध्यान रखोगे। उत्सर्जन तंत्र का जो मुख्य ऑर्गन है वो है आपकी किडनी। कौन सी है? एक बात तो याद रखना, ये कौन सी है? किडनी। किडनी का काम क्या है? उसका काम है मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण, या मैं यूं कह दूं रक्त को छानना। रक्त को छानना, इसका काम है भाई। ये काम है आपके किडनी का। रक्त को छान के ही तो मूत्र का निर्माण करती है। कौन करती है? किडनी करती है। अच्छा, किडनी का साइज भूल जाओ, कितना साइज है कोई मतलब नहीं, 11/6/3 का कोई सेंस नहीं है। किडनी का अध्ययन याद रखो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि किडनी की जो सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे कहते हैं नेफ्रॉन कोशिका। नेफ्रॉन सेल होते हैं, कोशिका होती है। जिस प्रकार कोशिका अपने शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, उसी प्रकार किडनी की जो सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। और किडनी का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। कहते हैं एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ये बात अपने को याद नहीं रखनी है। क्या करती है किडनी? प्रतिदिन मूत्र का उत्सर्जन करती है, लगभग 1.5 लीटर। ठीक बात है, इस बात को यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है भाई? किडनी होता है। बात कर ली। किडनी कितनी होती है शरीर में भाई? 2 होती है। किसी का अगर 1 भी है तो 1 से भी काम चला सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्थिति कहाँ होती है इस बात को भूल जाओ, अभी आपको याद नहीं रखनी है। जितनी बात बता रहा हूं उतनी बात याद कर लो आप। चलिए आगे। ये लीजिए। जा, ये बात याद रखनी है, किडनी की आकृति कैसी होती है? बीन शेप में होती है।
कैसी होती है? सेम के बीज जैसी होती है इसकी आकृति। ये एक फैक्ट अपने को याद रखना है, सवाल पूछ सकते हैं। फंक्शन अपने कार्य देख ही लिया अपने, यूरिन या मूत्र का निर्माण या रक्त को छानना, ये बात कर ली अपने। अच्छा, किडनी की सबसे सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक है कौन सी है? नेफ्रॉन की बात कर ली है। किडनी में लगभग 10 लाख यानी 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। अच्छा, यूरिन यानी मूत्र का पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रेम वर्णक के कारण होता है। कौन सा है भाई? यूरोक्रेम। ये बात ध्यान रखना, यूरोक्रेम वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका तंत्रिका तंत्र। अच्छा, तंत्रिका तंत्र के बाद में आपका भोजन और पोषण, और उसके बाद में आपके रोग टॉपिक बचता है, और आपकी जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है वो पूरी हो जाएगी भैया। तो तंत्रिका के बारे में छोटी मोटी बातें मैं करना चाहूँगा। हालांकि सवाल मेरे हिसाब से आपके प्री बीपीएड और एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए। हो सकता है कि एमपीएड वालों के सवाल आ जाए। तो मैं कुछ 2-3 फैक्ट करना चाहूँगा। नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? बाह्य वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करना और उनका एनालिसिस करना और उनके खिलाफ क्या करना? एक्शन करना, क्रिया करना। तो तंत्रिका तंत्र को अपन मुख्य 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम आ गया, इसे बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और इस वाले भाग के अंदर आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क, ब्रेन माने मस्तिष्क, और आपका स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड यानी मेरुदंड, आपका मेरुदंड, ये वाले पार्ट आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अपन ने नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के 3 भाग कर दिए। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसके अंदर अपन ने पढ़ा कि मस्तिष्क और मेरुदंड ही आते हैं। उसके बाद नंबर 2 बात करूं, अगर मैं नंबर 2 बात करूं, परिधि तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा भाई? जी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर लेता हूं, नर्वस सिस्टम की बात कर लेता हूं, जिसके अंदर आपके ये रहा क्रोनिकल एंड स्पाइनल नर्व, यानी आपके मस्तिष्क व मेरुरज्जु तंत्रिकाएं आती है। नर्व है जो आपके मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व है उनकी बात करते हैं, किसके अंदर? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। और इसी का ही ये भाग है तीसरा, कौन सा? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इसका ही पार्ट है। हालांकि मैंने नर्वस सिस्टम को बहुत शॉर्ट कर दिया है, जो अपन नोट्स लिखते हैं क्लास वगैरह के अंदर उसको मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि आपके प्री बीपीएड और एमपीएड के अंदर इतना बात नहीं पूछते हैं। अच्छा, पहले बात करता हूं किसकी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करता हूं, और इसमें मैंने बात की कि मेरुरज्जु और मस्तिष्क आते हैं। पहले किसकी बात कर लेता हूं मैं? इसकी बात कर लेता हूं, मस्तिष्क की बात कर लेता हूं। मस्तिष्क को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। कितने पार्ट में भाई? 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। एक फैक्ट याद रखना, मस्तिष्क का वजन, आपका जो दिमाग है अंदर, खोपड़ी के अंदर क्या है? दिमाग, मस्तिष्क है, वो लगभग आपके 1400 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है भाई? 1400 ग्राम का होता है। और इसके अंदर कोई बात ध्यान आपको नहीं रखनी है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अच्छा, इस चार्ट को आप लोग भूल जाओ, याद मत रखो, इसको छोड़ो, ठीक बात। अपन बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। इसकी बात करते हैं अग्र मस्तिष्क यानी 4 ब्रेन की बात करते हैं। मस्तिष्क के भी 3 पार्ट कर दिए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन।
ठीक है। हाइंड ब्रेन के अंदर क्या आता है, मिड में क्या आता है और फोर ब्रेन में क्या आता है, मैं बात कर लेता हूं। आपको एक शब्द याद रखना, सेरेब्रम। क्या रखना है भाई, सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है वो आपके किसका पार्ट है, वो आपके अग्र मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। क्या है कि जब चीज़ों को शॉर्ट करते हैं ना तो कनेक्टिविटी बनती नहीं है। तो मेरे से भी क्या है कि मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है ना, तो अगर मैं इसको शुरू से बताता आपको कि नर्वस सिस्टम क्या होता है क्या होता है क्या होता है, और फिर यहाँ तक पहुँचता ना तो आता मज़ा। अब मेरे को फैक्ट बताने पड़ रहे हैं कि सेरेब्रम जो होता है उसका काम क्या है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये बात याद रखना है, सवाल बनता है यहाँ से। क्या करता है भाई, सबसे बड़ा भाग है। जितनी भी सोचना, समझना, निर्णय लेना, कल्पना करना, बौद्धिक शक्ति, जितने बुद्धि वाले कार्य है वो सारे कहाँ होते हैं भाई, वो सारे के सारे सेरेब्रम में होते हैं। कहाँ होते हैं, सेरेब्रम में होते हैं। सोचना, समझना, कल्पना करना, तर्क वितर्क, आर्ग्यूमेंट करना की क्षमता का नियंत्रण कौन करता है, सेरेब्रम करता है। यानी बुद्धि के केंद्र होते हैं यहाँ पर। किसके होते हैं भाई, बुद्धि के केंद्र कहाँ होते हैं, सेरेब्रम में। सेरेब्रम किसका भाग है, मस्तिष्क का। मस्तिष्क में किसका, अग्र मस्तिष्क का भाग है भाई, ठीक है। उसके बाद ये आपकी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है, जो आप ऐसे हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी कौन करता है, सेरेब्रम करता है। उसके बाद दूसरा याद रखोगे आप, थैलेमस। क्या रखोगे, थैलेमस। थैलेमस लाइक ए बस स्टैंड। बस स्टैंड सुना है? क्या होता है बस स्टैंड के ऊपर, बस आती है, रुकती है डिपो के ऊपर और आगे निकल जाती है। बस आई, रुकी, आगे निकल गई। वैसे ही सोचना है, बाहर से वातावरण से अपने पास आई मस्तिष्क में, वो डिपो के ऊपर, वो डिपो कौन सा है, वो डिपो है थैलेमस। कहाँ चला गया, ये रहा। डिपो के ऊपर रुकेगी और डिपो तय करेगा कि सूचना कौन से पार्ट की है। सूचना देखने की है, सुनने की है, चखने की है, और डिपो जो है उसे वहां ट्रांसफर कर देगा जिस पार्ट की सूचना है। तो थैलेमस क्या है, संवेदी तंत्रिकाओं व प्रेरक तंत्रिकाओं का मिलन स्थान है। क्या है भाई, क्या है, मिलन स्थान है। यानी जो तंत्रिकाएं संवेदी आ रही है अपने पास और वापस अपन जो एक्शन कर रहे हैं, वो एक्शन वाली जो क्रियाएं हैं, उन दोनों का मिलन स्थान कौन सा है, थैलेमस है भाई। ठीक बात है क्या। और ये रहा सूचनाओं का संग्रहण और वितरण, यानी बस आई और बस वापस निकल गई। अगला है हाइपोथैलेमस। क्या काम करता है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। ये सवाल पूछा गया बहुत बार कि मस्तिष्क का कौन सा पार्ट, होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस यानी ताप नियंत्रण की क्रिया में योगदान देता है हाइपोथैलेमस। कौन देता है भाई, हाइपोथैलेमस। ये बात ध्यान रखनी है, सवाल यहां से पूछ सकते हैं। थैलेमस की बात कर ली, हाइपोथैलेमस की बात कर ली और सेरेब्रम की बात कर ली। अगली बात करूंगा मैं भाई, चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं, ये लीजिए, इधर से कर लेते हैं, ये लीजिए। अगली बात करूंगा मैं हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि पर क्या करता है, नियंत्रण। पीयूष ग्रंथि जुड़ी किससे है भाई, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। उसके बाद भूख प्यास के केंद्र भी कहाँ है, हाइपोथैलेमस में होते हैं। और कोई बात ध्यान नहीं रखनी है, मिड ब्रेन का मैंने जो विवरण हटा दिया है, इसमें कुछ याद आपको नहीं रखना है। उसके बाद हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, सेरेबेलम। वहां था सेरेब्रम, यहाँ है सेरेबेलम। और सेरेबेलम का सवाल बनता है कि ये शरीर की मांसपेशियों का संतुलन बनाए रखता है, यानी बॉडी को बैलेंस में कौन रखता है, सेरेबेलम रखता है। देखते हैं कई बार कि जो नशा करते हैं, जो लोग दारू पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनके पैर डगमगाते हैं, नीचे गिर जाते हैं।
क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो है वो सीधे कहाँ वर्क करती है? सेरेबेलम पे वर्क करती है और ये अपना सही से काम करना बंद कर देता है। इस कारण से आदमी लड़खड़ाता है, आदमी का बैलेंस डगमगा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग, ये बात ध्यान रखनी है। पहला कौन सा था? पहला था सेरेब्रम। कौन सा था भाई? सेरेब्रम। दूसरा कौन सा है? सेरेबेलम। ओके, याद रखोगे क्या भाई? रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये शरीर का संतुलन बनाता है। क्या रखता है भाई? संतुलन बनाए रखता है, यानी पेशी या गामक क्रियाओं का नियंत्रण, पेशी समन्वय व पेशी तनाव से संबंधित है। और पेशियों का समन्वय सही रहेगा तभी तो आदमी का संतुलन बना रहेगा। और इसमें आपको कोई बात ध्यान रखनी है, एक बात रख लो ध्यान, मेडुला ऑब्लोगेटा, मेडुला ऑब्लोगेटा, ये बात भी ध्यान रख लो आप। ये मस्तिष्क का सबसे नीचे का और अंतिम भाग होता है। कौन सा? मेडुला ऑब्लोगेटा। और क्या काम करता है भाई? ये आपकी अनैच्छिक क्रियाएं, अनवॉलेंट्री जो क्रियाएं होती है उन्हें नियंत्रित करता है। श्वसन दर, हृदय दर, रक्त परिसंचरण, पाचन तंत्र, इन सब को क्या करता है भाई? ये नियंत्रित करता है। यानी जो मूवमेंट अनवॉलेंट्री है, अपने बस की बात नहीं है, उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? मेडुला ऑब्लोगेटा कंट्रोल करेगा। मेरे हिसाब से आपका ये जो है पार्ट पूरा हो गया। पूरा नहीं हुआ भाई, अभी तो कुछ फैक्ट बाकी बचे हैं, 2-3। ये लीजिए, 5 मिनट और अपन ले लेते हैं। ये बात ये डायग्राम से समझाया हुआ है, डायग्राम हटाया नहीं मैंने। अब बात करते हैं भाई, किसकी बात करेंगे? मेरु रज्जु की बात करते हैं। मस्तिष्क की बात करने के बाद स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, और इसमें विशेष फैक्ट है नहीं, लंबाई दे रखी है, ये आपको याद नहीं करनी। नंबर 2, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी तक अपन ने कौन सा पढ़ा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा है, मस्तिष्क की बात कर ली और किसकी बात कर ली? स्पाइनल कॉर्ड की बात कर ली। अब पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें 2 प्रकार की तंत्रिकाओं की बात की, मैंने लिखा था ऊपर, कौन कौन सी? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। ये फैक्ट पूछते हैं भाई। क्रेनियल नर्व यानी मस्तिष्क तंत्रिकाएं, ये बात छाप लेना बोले आज ही, और सवाल पूछेंगे ना यहां से तो इसका चांस बढ़ेगा। मस्तिष्क तंत्रिकाएं कितनी होती है? ये होती है भाई आपके 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। दूसरा बनता है कि स्पाइनल नर्व कितनी होती है? लिख देता हूं, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल तंत्रिकाएं ये होती है भैया कितनी? आपके 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है? लिखा नहीं क्या सही से? 31 होती है। ये लो 31, ठीक है। पूछे आपसे कि कितनी जोड़ी स्पाइनल नर्व होती है? 31। कितनी जोड़ी क्रेनियल नर्व होती है? तो 12। पूछे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो 31 + 12 कितनी हो गई? 43। डाटा याद कर लेना भाई, कितनी 43 जोड़ी होती है। और इसके बाद मुझे लगता है कोई सवाल नहीं बनता है। इन सबको छोड़ दो, अनुकंपी को आप छोड़ देना, इसको छोड़ देना। अगला टॉपिक है भोजन तथा पोषण। इसकी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास अपन पूरी कर देंगे। राखी है, राखी मनाइए, भाई और बहन का बहुत अच्छा त्यौहार है। और 8 सितंबर को जो एग्जाम हो रहा है उसकी मन लगा के तैयारी करो। राजस्थान से बीपीएड और एमपीएड करने का बहुत फायदा है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।